अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इसके सेंटर में एक चार्ज है। यहाँ हमने सरफेस जो कंसिडर की है वो है एक स्फीयर। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस और इसके सेंटर में हमारे पास चार्ज इंक्लोज है। जो कौन सा चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज Q इंक्लोज है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेंगी जो इस स्फेरिकल बॉडी में से पास करेंगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स को हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, फ्लक्स का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने स्टडी किया था दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द वेक्टर एरिया A। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था फॉर फ्लैट सर्फेसेस, लेकिन हमने यहाँ पर जो सरफेस कंसिडर किया है वो है एक स्फीयर, एक कर्व सरफेस। तो हम ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो कर्व सरफेस है इसको फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर आपने फुटबॉल देखी हो तो फुटबॉल के अंदर स्मॉल पैचेस बने होते हैं, सेम उसी तरह एग्जैक्टली वैसे ही हमने इस जो स्फीयर है इस पर हमने स्मॉल पैचेस ड्रॉ करने हैं। द टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड अप टू डेल्टा AN। Vector areas are delta A1, delta A2, delta A3 and up to delta AN. Electric intensity at the center of the vector areas are E1, E2, E3 and up to EN. अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो एक पैच है हमारे पास, दिस इज़ द पैच, मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास पैच है। इसका जो वेक्टर एरिया ड्रॉ करना है वो हमें पता है इसके परपेंडिकुलरली। ये इसके परपेंडिकुलरली हमने क्या ड्रॉ कर दिया? वेक्टर एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस साइड पे होगी? डायरेक्शन, क्योंकि इसके सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है। तो हम यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड्स। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है और हमारे पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। तो फिर हमें पता है कि इसके दरमियान जो एंगल बनेगा हमारे पास वो क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके दरमियान, हर वेक्टर एरिया के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, एरिया डेल्टा A1 के लिए जो है वेक्टर एरिया इस डेल्टा A1, इसी तरह उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी E1। इसी तरह चलते चलते हम एरिया N पे पहुंचते हैं, पैच N पे। उसका जो वेक्टर एरिया हमारे पास है वो है डेल्टा AN और उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? EN। आगे चलते हैं। नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज। अब हमने टोटल फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस में, उस कर्व सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास, अब हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल फ्लक्स हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है फाई E से इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस अप टू फाई N। अब हमने हर पैच के लिए उसका अलग अलग फ्लक्स जो है कैलकुलेट किया हुआ है। E1 डेल्टा A1 इज़ द फॉर पैच नंबर 1। इसी तरह डेल्टा AN तक के हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स मौजूद हैं। As the direction of electric intensity and the vector area is same for each patch, therefore angle between them will be 0। ये अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये पैच है, ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये है वेक्टर एरिया। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। तो ऑब्वियसली दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा? 0। तो हमें एक बात पता है दैट cos 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं
अब हम फॉर्मूलाज को ओपन करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आ जाता है कॉस थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या है 0। जब हम 0 को कॉस 0 हमारे पास आता है 1, तो हमारे पास नीचे जो हमारे पास वैल्यू आएगी अब दैट इज़ फाई ई इज इक्वल्स टू E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा En प्लस En डेल्टा AN। अच्छा, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द सरफेस। अच्छा, अब क्योंकि चार्ज स्फीयर के सेंटर पे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के सभी एरियाज़ के लिए सेम होगी। तो E1 E2 E3 सबको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, E के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q ओवर R स्क्वायर। अब क्योंकि इस फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला जो है दिस वन, इसमें अगर हम, क्योंकि हमने अब क्या इक्वल ले लिए E1 E2 E3 जो है किसके इक्वल ले लिए, E के। तो हम इस सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, E। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, E को कॉमन, ये वाला यहाँ पर हमने E को कॉमन ले लिया है। उसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दी हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा AN। अब ये जो अभी जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था ये क्या है, द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। ये जो हमारे पास स्फीयर है, जो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, उसका क्या है टोटल एरिया। तो अब हमने पीछे देखा है दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q ओवर R स्क्वायर, और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 4 पाई हमारे पास कट हो रहा है, यहाँ 4 पाई से R स्क्वायर हो रहा है, R स्क्वायर से कट, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बच गई है Q एंड नीचे से एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला अब आया है दैट इज़ दिस, फाई ई इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास है द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। अच्छा, अब इसका हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी उसकी शेप पे या उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट उसका मीडियम एप्सिलॉन नॉट, एंड सेकेंड चीज़ इस पर डिपेंड करता है वो है जो चार्ज उसके अंदर इंक्लोज किया होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस है किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट उसका मीडियम एंड सेकेंड उसका चार्ज जिसमें जो कि उसके अंदर इंक्लोज किया गया होता है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने यहाँ पर एक जो सरफेस है कंसिडर की थी, एक स्फीयर, एक कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के लिए हम बोला फॉर्मूला E.A यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। स्मॉल पैचेस के वेक्टर एरियाज एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने निकाली, दैट इज़ डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 एंड अप टू डेल्टा AN, इनके थे वेक्टर एरियाज। उन्हीं की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने निकाली E1 E2 E3 एंड अप टू EN। इसके बाद हमने टोटल फ्लक्स निकाला। टोटल फ्लक्स में हमने बात देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है हमारे पास वो क्या है, सेम हर पैच के लिए। तो उनका जो एंगल होगा वो क्या है 0, और cos 0 हमें पता है क्या होता है, इक्वल्स टू 1। अब फिर हमारे पास ये फॉर्मूला निकला। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि चार्ज स्फीयर के सेंटर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के सभी एरियाज़ में क्या होगी, सेम। तो हमने E1 E2 और E3 को किसके इक्वल कर दिया, E के। अब हमने फॉर्मूला में से E कॉमन ले लिया और टोटल एरिया को एक साइड पे कर लिया। टोटल एरिया हमारे पास किसके इक्वल आता है, 4 पाई R स्क्वायर। कटिंग के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और हमने कंक्लूड ये किया कि किस पे डिपेंड करता है, उसके मीडियम पे और जो चार्ज उसके अंदर इंक्लोज किया होता है।